हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ मैंक। माई सेल्फ शांति। फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 9 शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं चैप्टर 9 क्या है। हमारे चैप्टर 9 में है बल तथा गति के नियम, मतलब फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है। तो फ्रेंड्स, पिछले चैप्टर में हमने एक सरल रेखा में वस्तु की स्थिति, वेग और त्वरण के आधार पर उस वस्तु की गति का वर्णन किया है ना। और हमने देखा कि ऐसी गति में कभी एक रूपता नहीं होती और कभी कभी एक रूपता होती, मतलब गति क्या है वो अलग अलग तरह की होती है। लेकिन अभी हमने ये चर्चा नहीं की कि गति का कारण क्या होता है ना। और समय के साथ वस्तु की चाल क्यों बदलती है, क्या सभी प्रकार की गतियों का कोई कारण होता है? यदि ऐसा होता है तो इस कारण का स्वभाव क्या है? तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम ऐसे ही कुछ क्वेश्चन के आंसर पाएंगे। ठीक है। तो फ्रेंड्स, सदियों से गति और इसके कारणों ने वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को उलझाए रखा था, है ना। कैसे? तो फर्श पर रखी एक गेंद को धीमे से ठोकर लगाने पर वह हमेशा के लिए गतिशील नहीं रहती। ऐसी परिस्थितियों से यह पता चलता है कि किसी वस्तु की मतलब विराम की अवस्था है उसकी स्वाभाविक अवस्था है ना। और ऐसी मान्यता तब तक बनी रही जब तक कि गैलीलियो और आइजैक न्यूटन ने वस्तुओं की गति के बारे में एक क्या दिया, मतलब पूर्णतः अलग संकल्पना दी, है ना, संकल्पना प्रस्तुत की। ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम अपने प्रतिदिन के जीवन में देखते हैं कि एक स्थिर वस्तु, है ना, को गति देने के लिए या गतिशील वस्तु को रोकने के लिए हमें कुछ प्रयास करना पड़ता है ना। अगर सामान्य भाषा में कहें तो इसके लिए हमें शारीरिक प्रयास करना पड़ता है। और हम कहते हैं कि किसी वस्तु को गति की अवस्था में लाने के लिए हमें उसे खींचना, धकेलना या ठोकर लगाना पड़ता है। ठीक है। तो खींचने, धकेलने या ठोकर लगाने की इस क्रिया पर बल की अवधारणा आधारित है। फ्रेंड्स, अब हम बल के विषय में विचार करते हैं कि ये क्या है। तो वास्तव में बल को न तो किसी ने देखा है, न चखा है और न ही महसूस किया है। हालांकि बल का प्रभाव हम प्रायः देखते या महसूस करते हैं। ओके। तो किसी वस्तु पर बल लगाने पर क्या होता है यह जानकर हम बल की व्याख्या कर सकते हैं। तो वस्तु को खींचना, धकेलना, ठोकर लगाना, ये सभी क्रियाएं वस्तु को गति देने की युक्तियां हैं। ठीक है। और हमारे द्वारा किसी तरह का बल लगाने पर ही उसमें गति होती है। कैसे? तो मान लो धकेलने पर किसी ट्रॉली को आगे सरकना, मतलब आगे की दिशा में गति करना, या किसी दराज को खींचना, है ना। तो ये सब क्या है? तो ये गति के उदाहरण है। तो लास्ट चैप्टर में और लास्ट क्लासेस में हमने जाना कि गति क्या होती है ना। और किसी वस्तु में वेग का परिमाण बदलने, मतलब वस्तु की गति को तेज या धीमी करने के लिए या उसकी गति की दिशा बदलने के लिए बल का प्रयोग होता है। आप यह भी जानते हैं कि किसी बल के प्रयोग द्वारा वस्तु का आकार या आकृति बदल जाती है। कैसे? तो बल लगाने पर एक कोई स्प्रिंग है वो फैलती है, बल लगाकर उसको हम फैला सकते हैं। या फिर बल लगाने पर एक गोल गेंद जो है वो अंडाकार हो जाती है। अगर उसको दोनों तरफ से बल लगाकर दबाए तो वो अंडाकार हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए आज शुरू करते हैं अपना 9.1 संतुलित और असंतुलित बल। अब यहाँ पर हमको जानना पड़ेगा कि संतुलित और असंतुलित बल क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस डायग्राम में देख रहे हो, है ना, इसमें एक लकड़ी का ये जो समतल पिंड है जो कि एक समतल मेज पर रखा हुआ है ना। तो इसमें दो धागे एक्स और वाई पिंड के विपरीत सिरों से जुड़े हैं, एक्स और वाई, है ना। तो अगर हम किसी बल द्वारा धागे के एक्स को खींचते हैं, यहाँ से खींचते हैं, तो पिंड दाहिनी ओर सरकना शुरू करता है। और उसी प्रकार अगर हम धागे को वाई की तरफ से खींचते हैं तो पिंड बाईं ओर खिसकना शुरू करता है। लेकिन अगर हम पिंड को दोनों ओर से समान बल द्वारा खींचे, है ना, तो ऐसी दिशा में पिंड गति नहीं करता। मतलब ये जो गुटका आपको दिख रहा है लकड़ी का, अगर हम दोनों तरफ से बराबर बल लगाकर खींचेंगे तो वो किसी भी दिशा में नहीं बढ़ेगा। तो इस तरह के बल को ही संतुलित बल कहते हैं। ठीक है। मतलब दोनों
तरफ से समान बल लगना, इसी को हम संतुलित बल कहते हैं। और ये गति की अवस्था को क्या करता है, तो ये गति की अवस्था को परिवर्तित नहीं करता। और अब एक ऐसी अवस्था की कल्पना करें जिसमें भिन्न परिमाण के दो विपरीत बल पिंड को खींचते हैं, मतलब एक तरफ ज़्यादा बल लगेगा और एक तरफ कम बल लगेगा, है ना। अगर दोनों तरफ बराबर बल लगा तो उसको हम संतुलित बल कहते हैं। अगर एक तरफ ज़्यादा और एक तरफ कम बल लगा तो इस अवस्था में पिंड अधिक बल वाली दिशा में खिसकना शुरू करेगा। अगर हम इधर ज़्यादा बल लगाएंगे तो इधर खिसकना शुरू करेगा। तो इस प्रकार दोनों बल संतुलित नहीं हैं और असंतुलित बल पिंड के खिसकने की दिशा में कार्य करता है। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि किसी भी पिंड पर लगने वाला असंतुलित बल उसे गति प्रदान करता है। ठीक है, तो क्या होता है जब आप किसी भारी सामान को, है ना, धकेलोगे या खींचोगे, धकेलने की या खींचने की कोशिश करोगे, तो जिधर कम बल के साथ अगर किसी चीज़ को धकेलोगे तो वहाँ से नहीं सरकेगी, लेकिन क्योंकि जो घर्षण है ना, घर्षण जो है वो बल के धकेलने की विपरीत दिशा में काम करता है और ये घर्षण बल दोनों संपर्क सतहों के बीच में उत्पन्न होता है। जैसे कि हमने कौन से क्लास में, 7th क्लास के चैप्टर में पढ़ा था, है ना। तो बक्से के नीचे की सतह और फर्श की खुरदरी सतह के बीच में एक घर्षण बल, तो ये घर्षण बल धकेलने में लगे बल को संतुलित करता है और यही कारण है कि बक्सा नहीं खिसकता, है ना। तो और अगर हम इस बक्से को और अधिक बल के साथ, है ना, ज़्यादा बल के साथ धकेलते हैं तो बक्सा फिर भी नहीं खिसकता। क्यों? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि घर्षण बल अभी भी धकेलने वाले बल को संतुलित कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम और जोर से धकेलें तब धकेलने वाला बल घर्षण बल से अधिक हो जाता है और यहाँ असंतुलित बल कार्य करता है। ठीक है, इसलिए बक्सा खिसकने लगता है। और फ्रेंड्स, इसी तरह हम और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। जब हम साइकिल चलाते हैं तो क्या होता है, पैडल चलाना बंद करने पर साइकिल की गति धीमी होने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि घर्षण बल गति की दिशा के विपरीत दिशा में काम करता है। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि किसी वस्तु को हमेशा, मतलब सतत गतिशील बनाए रखने के लिए एक असंतुलित बल की आवश्यकता होती है। फिर भी वह, मतलब ये जो बात है वो बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि कोई वस्तु समान वेग के साथ केवल तभी गतिशील रह सकती है जब उस पर लगने वाला बल, मतलब जो बाह्य बल है या जो घर्षण है, वो संतुलित होते हैं। ठीक है, और वस्तु पर कोई नेट बाह्य बल कार्य नहीं करता। ठीक है, तो अगर किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगाया जाता है तो उसके वेग में परिवर्तन या उसकी दिशा में परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार किसी वस्तु को त्वरित करने के लिए, है ना, एक असंतुलित बल की आवश्यकता होती है और उसकी गति या गति की दिशा में तब तक परिवर्तन होता रहेगा जब तक यह संतुलित बल उस पर कार्य करता रहेगा। ओके, तो ये बल हटा लेने पर वस्तु, मतलब अपने जो वेग प्राप्त करती है उसी से गतिमान रहेगी। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि एक वस्तु को त्वरित करने के लिए एक असंतुलित बल की आवश्यकता होती है और उसकी गति या गति की दिशा में तब तक परिवर्तन होता रहेगा जब तक यह संतुलित बल उस पर कार्य करता रहेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया संतुलित बल और असंतुलित बल क्या होता है। चलिए अब आगे देखते हैं 9.2 गति का प्रथम नियम। फ्रेंड्स, आपने गैलीलियो के बारे में तो सुना ही होगा। गैलीलियो गैलीली, इनका जन्म 15 फरवरी सन 1564 में इटली के पीसा शहर में हुआ था और गैलीलियो की बचपन से ही गणित और प्रकृति दर्शन में रुचि थी, पर उनके पिता विनेंजो गैलीली उन्हें एक चिकित्सक बनाना चाहते थे। फिर गैलीलियो ने सन 1581 में चिकित्सा उपाधि के लिए पीसा विश्वविद्यालय में नामांकन लिया और पाठ्यक्रम को वे वहाँ पूरा नहीं कर पाए क्योंकि उनकी वास्तविक रुचि तो गणित में थी। तो फिर उसके बाद सन 1586 में उन्होंने अपनी प्रथम वैज्ञानिकी पुस्तक द लिटिल बैलेंस लिखी और जिसमें उन्होंने एक तुला द्वारा पदार्थों के अपेक्षिक घनत्व, मतलब विशिष्ट गुरुत्व प्राप्त करने की आर्किमिडीज की विधि का वर्णन किया।
ठीक है। तो सन 1889 में उन्होंने अपनी निबंध की एक सीरीज लिखी जिसको डीमैट, नाम क्या था, डीमैट में उन्होंने क्या लिखा, नत समतल के प्रयोग से किसी गिरती हुई वस्तु के गिरने की दर कम होने संबंधी अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया। फिर सन 1592 में उन्होंने वेनिस गणराज्य के पाडुआ विश्वविद्यालय में गणित के प्रोफेसर पद पर नियुक्त किए गए। फिर यहाँ भी उन्होंने लगातार गतिज सिद्धांतों पर प्रेक्षण किया और उन्होंने नत समतल और लोलक संबंधी अपने अध्ययन द्वारा नियत त्वरण से गतिशील वस्तुओं से संबंधित परिष्कृत नियम प्रतिपादित किया। फिर गैलीलियो एक कुशल शिल्पकार भी थे। उन्होंने अलग अलग प्रकार के दूरदर्शियों की श्रेणी विकसित की जिसकी प्रकाशिक दक्षता उस समय उपलब्ध दूरदर्शियों से काफ़ी उत्तम थी। ओके, तो सन 1640 के आसपास उन्होंने प्रथम लोलक घड़ी की संरचना की। उसके खगोलीय आविष्कारों की एक पुस्तक स्टोरी मैसेंजर में गैलीलियो ने चंद्रमा पर पहाड़ों, छोटे छोटे सितारों से मिलकर बनी आकाशगंगा और बृहस्पति ग्रह के चारों ओर छोटे छोटे पिंडों को घूमते हुए देखने का दावा किया। और उन्होंने अपनी पुस्तकों कौन सा, डिस्कोर्स ऑन फ्लोटिंग बॉडीज और लेटर्स ऑन दी सन स्पॉट में सूर्य पर उपस्थित धब्बों के संदर्भ में अपने प्रेक्षणों का मतलब उनके बारे में लिखा। और अपने स्वयं के द्वारा निर्मित दूरदर्शियों के प्रयोग द्वारा शनि शुक्र ग्रह के निरीक्षण से गैलीलियो ने यह तर्क दिया कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर ही कक्षीय गति करते हैं, न कि पृथ्वी के चारों ओर। ठीक है, यह विचार उस समय प्रचलित विचारधाराओं के विपरीत थी। क्यों? क्योंकि लोग मानते थे, उस समय के लोग मानते थे कि जितने भी ग्रह हैं वो पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं, है ना। आपको इसके बारे में भी पता होगा। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं 9.2 गति का प्रथम नियम। तो हमको गैलीलियो के बारे में भी जानना जरूरी था। फ्रेंड्स वस्तुओं की किसी, पहले ये हम ये देखते हैं, इस डायग्राम से समझते हैं थोड़ा सा। मान लो वस्तुओं को किसी आनत तल, आनत तल मतलब ये इस तरह से ढलान वाली तल को आनत तल बोला जाता है, पर गति को देखकर गैलीलियो ने यह निष्कर्ष निकाला कि जब तक कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता वस्तुएं एक निश्चित गति से चलती हैं, है ना। फिर उन्होंने देखा कि कांच की गोली आनत तल पर लुढ़कती है तो उसका वेग बढ़ जाता है ना। अगर इसको यहाँ से लुढ़काया जाता है तो उसका वेग बढ़ जाता है, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हो। तो फ्रेंड्स हम नेक्स्ट चैप्टर में ये जानेंगे कि गोली असंतुलित गुरुत्वीय बल के कारण नीचे गिरती है, मतलब गुरुत्वाकर्षण के बारे में हम आगे जानेंगे। अभी इस गति के बारे में जानते हैं। तो नीचे पहुँचते पहुँचते वह एक निश्चित वेग प्राप्त कर लेती है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। जब ये यहाँ पर है तो ये इसकी गति कम होगी, लेकिन नीचे पहुँचते पहुँचते इसकी गति बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जब यह कांच की गोली ऊपर की ओर चढ़ती है, यहाँ से फिर ये ऊपर चढ़ना शुरू करेगी, तब इसका वेग घटता जाता है ना, जैसे कि आप देख रहे हो। और दोनों ओर से एक आदर्श घर्षण रहित आनत तल पर एक गोली जो कि ये स्थिर है ना। तो गैलीलियो ने यह तर्क दिया कि जब गोली को बाईं ओर से छोड़ा जाता है तब यह ढाल पर नीचे की ओर लुढ़केगी और दाईं ओर के आनत तल पर उतनी ही ऊंचाई तक जाएगी। मतलब यहाँ से जैसे छोड़ा जाएगा तो यहाँ से ये ऊपर चढ़ जाएगी। ठीक है, तो जितनी ऊंचाई से उसे छोड़ा गया था, है ना, उतने ऊंचाई तक वो ऊपर जाएगी। तो यदि दोनों ओर के तलों के झुकाव समान है तो गोली उतनी ही दूर चढ़ेगी जितनी दूर तक की वह लुढ़कती थी। अगर दाईं ओर के आनत तल के कोण को धीरे धीरे कम किया जाए तो गोली का जो उसकी जो मूल ऊंचाई है प्राप्त करने के लिए अधिक दूरी तय करनी पड़ेगी, है ना। और अगर इस तल को क्षैतिज कर दिया जाए, क्षैतिज मतलब ऐसे लंबा कर दिया जाए, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे, जितनी तेजी से इसको गिराया जाएगा ये उतनी ऊंचाई प्राप्त करेगी। जैसे ये 3 अवस्था आपको दिख रही है। अगर इस जो तल है आनत तल, उसको अगर समतल कर दिया जाए, है ना, तो क्या होगा, तो गोली जो है वो मूल ऊंचाई प्राप्त करने के लिए अधिक दूरी तय करनी होगी। और इस तल को अगर क्षैतिज कर देते हैं तो ये जो ढाल है,
है ना, ढाल को शून्य कर दें तो गोली मूल ऊंचाई प्राप्त करने के लिए क्षैतिज तल पर लगातार चलती ही रहेगी, है ना। यहाँ से फिर वो गति करते ही रहेगी और यहाँ पर गोली पर लगने वाला जो असंतुलित बल है वो शून्य होगा। ओके, तो इस प्रकार ये ज्ञात होता है कि गोली की गति को बदलने के लिए एक असंतुलित बाह्य बल की आवश्यकता होती है, लेकिन गोली की गति को एक रूप बनाए रखने के लिए किसी नेट बल की आवश्यकता नहीं होती। तो वास्तविक अवस्था में शून्य असंतुलित बाह्य बल प्राप्त करना कठिन है। ऐसा गति की विपरीत दिशा में लगने वाले घर्षण बल के कारण होता है। तो इस प्रकार व्यवहार में गोली कुछ दूर चलने के बाद रुक जाती है और घर्षण के प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए चिकनी कांच की गोली और चिकने समतल का प्रयोग या फिर समतल की सतह पर चिकनाई युक्त पदार्थ का लेप किया जाता है। ठीक, फिर न्यूटन ने बल और गति के बारे में गैलीलियो के विचारों को आगे विकसित किया और उन्होंने 3 मौलिक नियमों को प्रस्तुत किया जो कि किसी वस्तु की गति को वर्णित करते हैं, और इन नियमों को ही न्यूटन के गति के नियमों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो गति का प्रथम नियम क्या था? तो चलिए इधर देखते हैं फिर पीछे। गति का प्रथम नियम था वस्तु अपनी विरामावस्था अथवा सरल रेखा पर एक समान गति की अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक उस पर कोई असंतुलित बल कार्य न करे। ठीक है, मतलब प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत ना हो। ठीक है, और दूसरे शब्दों में अगर कहें तो सभी वस्तुएं अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती हैं। ठीक है, तो गुणात्मक रूप में किसी वस्तु के विरामावस्था में रहने या समान वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति को ही जड़त्व कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, यही कारण है कि गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, कुछ उदाहरण हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं, जैसे कि किसी मोटर गाड़ी में यात्रा करते समय होने वाले अनुभव जो कि जड़त्व के नियम के द्वारा जिसकी व्याख्या हम कर सकते हैं। जैसे कि सीट के सापेक्ष हम तब तक विरामावस्था में रहते हैं जब तक कि मोटर गाड़ी को रोकने के लिए ब्रेक न लगाई जाए, और ब्रेक लगाए जाने पर गाड़ी के साथ सीट भी विरामावस्था में आ जाती है, पर हमारा शरीर जड़त्व के कारण गतिज अवस्था में ही बने रहने की प्रवृत्ति रखता है, और अचानक ब्रेक लगने पर सीट के आगे लगे पैनल से टकराकर हम घायल भी हो सकते हैं। और इस तरह से दुर्घटनाओं से बचने के लिए सुरक्षा बेल्ट, जिसको सीट बेल्ट बोलते हैं, का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और ये सुरक्षा बेल्ट हमारे आगे बढ़ने की गति को धीमा करती है। इसके विपरीत अनुभव हमें कब होता है? तो जब हम मोटर बस में खड़े होते हैं और मोटर बस या बस अचानक चल पड़ती है। इस स्थिति में हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मोटर या बस के अचानक गति में आ जाने से हमारा पैर जो मोटर बस के फर्श के संपर्क में रहता है वो गति में आ जाता है, पर हमारा शरीर का ऊपरी भाग जड़त्व के कारण इस गति का विरोध करता है। तो ये क्या हुए? ये गति के प्रथम नियम के एग्जाम्पल हैं। और देखें, जब कोई मोटर कार तीव्र गति के साथ किसी तीक्ष्ण मोड़, है ना, या तीखे मोड़ पर मुड़ती है तो हम एक और झुकने लगते हैं, और इसे भी जड़त्व के नियम से हम समझ सकते हैं। हमारा शरीर अपनी एक सरल रेखीय गति को बनाए रखना चाहता है जब मोटर कार की दिशा को बदलने के लिए इंजन द्वारा एक असंतुलित बल लगाया जाता है, तब हम अपने शरीर के जड़त्व के कारण सीट पर एक और झुक जाते हैं। ओके, तो एक वस्तु तब तक अपनी विरामावस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई असंतुलित बल नहीं लगाया जाता, और इसे ही क्या कहा जाता है? गति के प्रथम नियम। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब देखते हैं 9.3 जड़त्व तथा द्रव्यमान। फ्रेंड्स, इसके और भी उदाहरण है, जैसे कि हम कैरम बोर्ड खेलते हैं तो जो गोटियां जमी हुई होती हैं, तो जब हम जो स्ट्राइकर होता है उससे अगर हम मतलब गोटी को मारते हैं तो जो स्ट्राइकर है वो गोटियों के ढेर से टकराता है, तो सबसे नीचे वाली गोटी सबसे पहले बाहर आती है ना, और फिर सारी गोटियां जो हैं वो लुढ़क जाती हैं। और इसी तरह
कांच के गिलास में, खाली गिलास में, उसके ऊपर अगर हम एक ताश का पत्ता रखें, उसके ऊपर एक सिक्का रखें और उसको तीव्रता से हटाएं, मतलब झटका देके, तो जो पत्ता है वो उसके ऊपर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। तो ये सब क्या है, ये सब प्रथम नियम के ही एग्जाम्पल हैं। चलिए अब देखते हैं 9.3 जड़त्व तथा द्रव्यमान। फ्रेंड्स, अभी तक दिए गए जितने भी उदाहरण और गतिविधियां हैं उसके द्वारा हमें ज्ञात होता है कि प्रत्येक वस्तु अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, चाहे वो विरामावस्था में हो या गतिशील अवस्था में, वह अपनी मूल अवस्था को बनाए रखना चाहती है। तो वस्तु का यह गुण उसका जड़त्व कहलाता है। क्या सभी वस्तुओं का जड़त्व एक समान होता है? तो हम जानते हैं कि पुस्तकों से भरे बक्से को धक्का देने की अपेक्षा खाली बक्से को धक्का देना आसान होगा, और उसी प्रकार हम एक फुटबॉल को किक लगाते हैं तो वो दूर चली जाती है, जबकि अगर हम उतने ही बल से उतने ही बड़े पत्थर पर किक लगाएं तो हो सकता है कि वो खिसके भी नहीं, और हो सकता है कि ऐसा करते समय हमें ही चोट लग जाए। तो फ्रेंड्स, मैंने जो एग्जाम्पल बताया आपको एक सिक्के वाला, तो मान लो हम 5 रुपए के सिक्के के जगह पर कम द्रव्यमान के सिक्के का प्रयोग करें, है ना, तो हम पाते हैं कि उसी क्रिया को करने में हमें कम बल की आवश्यकता होगी। उसी तरह से मान लो एक ठेला गाड़ी होती है, उसको चलाने के लिए जितने बल की आवश्यकता होती है उतना बल यदि हम किसी रेलगाड़ी पर लगाएं तो उसकी गति में ना के बराबर परिवर्तन होगा। क्यों? क्योंकि ठेला गाड़ी की तुलना में रेलगाड़ी अपनी गति में कम परिवर्तन चाहती है, और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रेलगाड़ी का जड़त्व ठेला गाड़ी से अधिक है। फ्रेंड्स, इससे स्पष्ट होता है कि भारी वस्तुओं का जड़त्व अधिक होता है, और मात्रात्मक रूप से किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान से मापा जाता है। इसलिए हम जड़त्व और द्रव्यमान को इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है। तो किसी भी वस्तु का जड़त्व उसका वह प्राकृतिक गुण है जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक है, तो इस प्रकार किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है, और इसका एसआई मात्रक किलोग्राम है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमने जड़त्व और द्रव्यमान के बारे में भी जान लिया। तो अब देखते हैं 9.4 गति का द्वितीय नियम। तो फ्रेंड्स, गति का प्रथम नियम ये बताता है कि जब कोई असंतुलित बाह्य बल किसी वस्तु पर कार्य करता है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है, मतलब वस्तु त्वरण प्राप्त करती है। अब हम ये देखेंगे कि किसी वस्तु का त्वरण उस पर लगाए गए बल पर कैसे निर्भर होता है, मतलब उस बल को हम कैसे मापते हैं। तो आइए अपने कुछ दैनिक अनुभवों का अध्ययन करें। जैसे कि मान लो हम टेबल टेनिस खेलते हैं, तो खेलने के दौरान यदि किसी खिलाड़ी के शरीर में से टकरा जाती है तो वो घायल नहीं होता, और गति से आती हुई क्रिकेट की गेंद किसी दर्शक को लगने के बाद उसे घायल कर सकती है। उसी तरह से सड़क के किनारे खड़े किसी ट्रक से कोई दुर्घटना नहीं होती, पर 5 मीटर प्रति सेकंड जैसे कम गति से चलते हुए ट्रक से टक्कर रास्ते में खड़े किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन सकती है। तो एक छोटे द्रव्यमान की वस्तु जैसे कि गोली को अगर बंदूक से तीव्रता से वेग से छोड़ा जाए तो वो भी किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन सकती है। इससे पता चलता है कि वस्तु के द्वारा उत्पन्न प्रभाव वस्तु के द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। ओके, तो इसी प्रकार यदि किसी वस्तु को त्वरित किया जाता है तो अधिक वेग प्राप्त करने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होती है। तो दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि वस्तु के द्रव्यमान और वेग से संबंधित एक और महत्वपूर्ण राशि होती है। क्या होती है? तो संवेग। ठीक है, संवेग क्या होती है? तो संवेग एक राशि है जो कि न्यूटन ने प्रस्तुत किया था कि किसी वस्तु का संवेग p, संवेग को p से दर्शाते हैं। पहले इसको समझ लें। ठीक है, किसी वस्तु का संवेग p उसके द्रव्यमान m और वेग v के गुणनफल से परिभाषित किया जाता है। तो इससे हमको एक सूत्र प्राप्त होता है
P बराबर mv, मतलब एक समीकरण प्राप्त हुआ 9.1। फ्रेंड्स, संवेग के परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, ठीक है, और इसकी दिशा वही होती है जो कि वेग की दिशा होती है, ठीक है। और संवेग का SI मात्रक क्या बताया मैंने, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है। चूँकि किसी असंतुलित बल के प्रयोग से उस वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है, इसलिए कहा जा सकता है कि बल ही संवेग को परिवर्तित करता है। और फ्रेंड्स, एक और ऐसी अवस्था के बारे में विचार करें जिसमें मान लो एक खराब बैटरी वाली एक कार को सीधी सड़क पर 1 मीटर प्रति सेकेंड की गति प्रदान करने के लिए धक्का दिया जाता है, जो कि उसके इंजन को स्टार्ट करने के लिए पर्याप्त है। यदि 1 या 2 व्यक्ति इसे अचानक धक्का देते हैं तो भी ये स्टार्ट नहीं होती, लेकिन कुछ समय तक लगातार धक्का देने से कार उस गति पर आ जाती है, जिससे स्पष्ट होता है कि कार के संवेग में परिवर्तन केवल बल के परिमाण से नहीं होता, बल्कि उस समय से है जितने समय तक उस पर बल लगाया जाता है। तो इससे ये भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वस्तु के संवेग में परिवर्तन लाने में लगने वाला बल उसकी उस समय दर पर निर्भर करता है जिसमें कि संवेग में परिवर्तन होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो गति का द्वितीय नियम ये बताता है कि वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती एवं बल की दिशा में होती है, ठीक है। मतलब किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपाती होता है, और यही क्या है, यही गति का द्वितीय नियम है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इससे आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।